वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 280 280 लगाते हैं यूपीएससी सीएससी 2020 टेस्ट सीरीज़ इसकी बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 280 तक पहुँच सकते हो। तो सारे के सारे टेस्ट को रिवीजन कर डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेलिस्ट। तो आज हो गई है 23 अप्रैल 2020 और लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके तहत निम्नलिखित में से किन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना है? कौन कौन सी हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या फिर पर फ्लोरोकार्बन। बताइए इनमें से क्या होगा इसका उत्तर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी है और पर फ्लोरोकार्बन भी है। तो सारे के सारे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के प्रति पक्षकारों को प्रतिबद्ध करता है। वो लक्ष्य कौन कौन से हैं? 6 ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, PFC और सल्फर हेक्साफ्लोराइड में कमी करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी दिवस के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है और इसकी शुरुआत 1970 में अमेरिकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन के पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की थी क्या? देखिए करेक्ट है, बिल्कुल पहला तो करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है। इसकी शुरुआत 1970 में अमेरिकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, वो था करेक्ट। तो देखिए पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मतलब अर्थ डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसकी शुरुआत 1970 में अमेरिकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 3। बिग बैंग संकल्पना या थ्योरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संकल्पना के अनुसार बिग बैंग की घटना 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी और इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा स्थिर अवस्था में रहा है और बिग बैंग के प्रारंभिक समय में हल्के तत्वों का निर्माण हुआ जैसे ड्यूटेरियम। तो बिग बैंग के प्रारंभिक समय में हल्के तत्वों का निर्माण हुआ है, तो करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है। बिग बैंग की जो घटना है 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है, बिलियन। लेकिन ब्रह्मांड तो हमेशा स्थिर थोड़ी रहा है, वो तो फैला है ना। ब्रह्मांड का तो हमेशा विस्तार हुआ है। तो सेकंड वाला गलत है यहाँ पर, फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। हमको सही देखना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बिग बैंग संकल्पना ब्रह्मांड की शुरुआत में कैसे हुई इसके बारे में अग्रणी व्याख्या करती है और इस संकल्पना के अनुसार बिग बैंग की घटना जो है 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी और बिग बैंग संकल्पना को विस्तारित ब्रह्मांड संकल्पना भी कहा जाता है क्योंकि इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। ये स्टेडी नहीं है, स्टेडी स्टेट में नहीं है, स्टेडी स्टेट में नहीं है। ये अवस्था जो है स्थिर नहीं है, ये निरंतर चलायमान है, इसका विस्तार हो रहा है, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। थर्ड करेक्ट है क्योंकि बिग बैंग के प्रारंभिक मिनटों में हल्के ड्यूटेरियम, हीलियम और लिथियम का निर्माण हुआ जबकि हीलियम से भारी तत्वों का निर्माण बाद के क्रम में हुआ क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारी तत्वों का निर्माण तारों के आंतरिक भागों या कोर में होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। सेंदाई फ्रेमवर्क के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। सुना होगा आपने सेंदाई फ्रेमवर्क का नाम। देखिए सेंदाई फ्रेमवर्क को जापान के सेंदाई में वर्ष 2015 में अपनाया गया था और इस महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क का उद्देश्य वर्ष 2020 तक आपदाओं के कारण महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान और प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना है। बताइए इनमें से कौन सा गलत है। देखिए इनमें से एक तो गलत है, बताइए कौन सा गलत है, पहला या दूसरा। पहला वाला करेक्ट है, जापान के सेंदाई में 2015 में इसको अपनाया गया था। दूसरा गलत है क्योंकि जो इसका उद्देश्य है वो 2030 नहीं है, 20 तो आ ही गई ना, 2030 तक है इसका उद्देश्य।
तो केवल एक सही हो जाएगा यहाँ पर। तो सेंदाई फ्रेमवर्क को जापान के सेंदाई मियागी में वर्ष 2015 में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में अपनाया गया था, तीसरे में। इस महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क का उद्देश्य 2030 तक आपदाओं के कारण महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान और प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना है। कब तक? 2030 तक, ना कि 2020 तक। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? क्रिप्टो करेंसी से, तेल या ऑयल से, आसियान देशों से, या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? किससे? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है नहीं है, बताइए किससे है। चलिए, आसियान से भी नहीं है, इन दोनों में से बताइए किससे है। तो क्रिप्टो करेंसी से भी नहीं है, यह है ऑयल मतलब तेलों से। तो वेस्ट क्रूड इंटरमीडिएट WTI ऑयल के विशेष क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो मुख्यतः अमेरिका में अवस्थित है, इसलिए जो है बी करेक्ट हो जाएगा विकल्प। अब है क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़िए जरा और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, असंगठित क्षेत्र और प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में विचार करना है आपको। देखिए, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के तहत किसी ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से भर्ती किए गए प्रवासी मजदूरों को ही शामिल किया गया है इसमें। और अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 10 से कम प्रवासी कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू नहीं होता। और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत यूनिक वर्कर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर युक्त पहचान पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। और बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। देखिए, पहला वाला तो इसमें करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि ये 10 नहीं बल्कि 5 से कम है, और तीसरा वाला यहाँ पर करेक्ट है। तो केवल 2 यहाँ पर गलत है बस। तो अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के तहत किसी ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से भर्ती किए गए प्रवासी मजदूरों को ही शामिल इसमें किया गया है। और अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 5 से कम, न कि 10 से कम, 5 से कम प्रवासी कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू नहीं होता है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत यूनिक वर्कर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर युक्त पहचान पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई है इसमें। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। नैनो मिशन के अंतर्गत नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने से है। और नई दिल्ली में स्थित है ये नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? पहला वाला करेक्ट है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत यह पंजीकृत है। और नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने से है। नैनो मिशन का उद्देश्य नई दिल्ली में नहीं है ये स्थित, ये है मोहाली पंजाब में। तो यहाँ पर जो है थर्ड गलत है, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है ये, और मोहाली पंजाब में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के तहत एक स्वायत्त निकाय है। और इसकी स्थापना भारत में नैनो मिशन के अंतर्गत नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई। तो मोहाली पंजाब में, इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, दूसरा सही है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइज़र विकसित किया है जिसमें बहुत प्रभावी प्राकृतिक रोगाणुरोधी तुलसी एजेंट और कीटाणुनाशकों को मारने के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल है? किसने बनाया है ऐसा सैनिटाइज़र? भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली,
और राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु किसने बनाया है? देखिए, ये बनाया है राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ ने कोरोना वायरस प्रकोप के लिए सैनिटाइज़र की बढ़ती मांग के मद्देनज़र अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइज़र विकसित किया है। इसमें बहुत प्रभावी प्राकृतिक रोगाणुरोधी तुलसी एजेंट और कीटाणुओं को मारने के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। देखिए, संस्थान निदेशक के अनुसार हर्बल हैंड सैनिटाइज़र का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है। इसे सतह के रोगाणुओं को नष्ट करने में बहुत प्रभावी पाया गया है और उन्होंने बताया है कि इसका प्रभाव लगभग 25 मिनट तक रहता है और यह त्वचा को निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन से बचाता है। अब संस्थान का कहना है कि क्लीन हैंड जेल के ब्रांड नाम का यह उत्पाद जल्द ही बाज़ारों में उपलब्ध हो जाएगा। और बात करें NBRI की, तो NBRI वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के घटक अनुसंधान संस्थानों में से एक है। और मूल रूप से जब उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान के रूप में की गई थी। और अब क्या है इसका नाम? राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान। इसी ने बनाया यह हर्बल हैंड सैनिटाइज़र 25 मिनट तक रोगाणुओं को मारेगा हाथों के। अब है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन जैविक चिकित्सा या जैव चिकित्सा अवशिष्ट है? कौन है इसमें जैव चिकित्सा अवशिष्ट? संक्रमित रक्त, कोशिका नमूने, सिरिंज मतलब सुई, बैंडेज, दस्ताने, मास्क। तो ये सारे के सारे जो हैं देखा जाए तो एक तरह से जैव चिकित्सा अवशिष्ट है ना। जैव मतलब वायु जिसमें जीवन होता है ना, जैविक वही तो होता है। चिकित्सा अवशिष्ट मतलब वेस्ट, एक तरह से ये है। तो देखिए, जैव चिकित्सा अवशिष्ट मतलब बायोमेडिकल वेस्ट। जैव चिकित्सा अवशिष्ट से आशय मनुष्य या पशुओं के उपचार, चिकित्सकीय जांच या चिकित्सा से जुड़े शोध कार्यों या उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों से है। उदाहरण के तौर पर देखें तो संक्रमित रक्त या कोशिका नमूने, सिरिंज मतलब जो इंजेक्शन की सुई होती है, बैंडेज वगैरह जो यूजेबल हो गए, और दस्ताने हो गए, मास्क हो गए यूज़ करने के बाद, अन्य उपकरण आदि। ये सारे के सारे क्या हैं? बायोमेडिकल वेस्ट हैं, जैव चिकित्सा अवशिष्ट हैं। तो भारत में मार्च 2016 में लागू जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत जैव चिकित्सा अवशिष्ट को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो नाम याद रखना आप इनको। ये सारे के सारे जो हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में कौन सा एक असत्य है? देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। और इसमें भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा करती है। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल शक्ति ऊर्जा और बायोमास इत्यादि को शामिल किया जाता है। इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के नाम से जाना जाता है और यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती और इन्हें लगातार नवीनीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल, यह ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है और यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती और इन्हें लगातार नवीनीकृत किया जा सकता है। ये भी करेक्ट है। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल शक्ति ऊर्जा और बायोमास, ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कौन कौन हो गए? इसके अलावा सोलर एनर्जी भी है। अब देखिए, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के नाम से नहीं जाना जाता इनको, ये तो गैर परंपरागत हो गए ना। परंपरागत क्या हो गए? पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये है परंपरागत। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जाएं मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, यह ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती हैं। इसमें आती है देखिए सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल शक्ति ऊर्जा, बायोमास को शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय है कि यह कभी समाप्त नहीं हो सकती और इसे लगातार नवीनीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की अपेक्षा काफ़ी विस्तृत भूभाग पर फैले हुए हैं और ये सभी देशों में काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं।
तो क्या लिखा है यहाँ पर, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की अपेक्षा, यानी ये कैसे हो गए, ये सारे के सारे ये गैर परंपरागत हो गए। तो परंपरागत कौन से, डीजल, पेट्रोल, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, ये है सब जो नष्ट हो जाते हैं संसाधन, तो फिर कम होते जाते हैं ना नेचर से। लेकिन विंड है, हवा तो फ्लो चलती रहेगी, ज्वारी है, पवन, सूरज निकलता रहेगा। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी, और पीसीएस में भी इसको बहुत पूछते हैं, याद रखिएगा। तो 10 प्रश्न थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, और जितने भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले हैं, नोटिफिकेशन उनका आ चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट है, फॉर्म भर सकते हो आप। अभी तक जो एग्ज़ाम डेट है वो 21 जून को है। उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, हर दिन आपको टेस्ट मिलेगा। कोशिश करेंगे कि 2 टेस्ट या 3 टेस्ट देने की कोशिश करें, लेकिन अभी यूपीएससी सिविल सेवा का एग्ज़ाम जो है वो पहले है 31 मई को, अगर होता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब चलिए समाप्त करते हैं। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।